नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे हैं। आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूं अभिव्यक्ति और माध्यम से एक नया अध्याय, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। और उसमें आज हम बात करेंगे प्रिंट माध्यम की। जनसंचार के साधन, जैसे पीछे मैंने पढ़ाया था, मेरी वीडियो पीछे पड़ी, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख सकते हैं दोबारा। जनसंचार के साधन या जनसंचार माध्यम, खबर लिखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे कोई कविता लिखना या कहानी लिखना, ऐसे ही खबर लिखना भी एक रचनात्मक कार्य है। तो विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि जनसंचार के जो माध्यम हैं वो अलग अलग हैं, तो लेखन के तरीके भी अलग अलग होंगे। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली होती है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। तो आओ बात करते हैं प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। हालांकि पहले बता चुके हैं आपको। पहला है प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, जिसमें अखबार, पत्र पत्रिकाएं और किताबें आदि आती हैं। दूसरा है हमारा टीवी या टेलीविज़न। तीसरा है रेडियो और चौथा है इंटरनेट। तो मुख्य रूप से ये जनसंचार के माध्यम हैं। अखबार पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होती है और टीवी देखने के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन इंटरनेट पर पढ़ना, सुनना और देखना, तीनों प्रकार की सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। अखबार यानी समाचार पत्र छपे हुए शब्दों का एक माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का माध्यम है। तो देखिए, आज बात करते हैं हम प्रिंट मीडिया की। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार का आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण अर्थात छपाई के आविष्कार से ही हुई, ऐसा माना जाता है। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। कहते हैं पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। तो ये मुख्य मुख्य बातें याद रखना बच्चों। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। लेकिन पहले जो छापे खाने का आविष्कार हुआ वो हुआ जर्मनी में। जर्मनी के गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया था। तो पहले कागज़ का आविष्कार या मुद्रण का शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई। छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। और भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खोला गया था। उस समय मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकों को छापने के लिए इसको खोला था। छापने, अपनी पुस्तकें छापने का और उनको प्रचारित करने का ये कार्य करते थे। तो इस तरह से छापे खाने का आविष्कार भारत में हुआ 1556 में। मुद्रित माध्यमों में अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब मुद्रित माध्यमों की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, मुद्रित यानी छपा हुआ मटेरियल, छपे हुए पदार्थ, जैसे पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। तो इसकी विशेषता क्या है? नंबर 1, शब्दों में स्थायित्व। क्योंकि मुद्रित एक लिखा हुआ माध्यम है, लिखे हुए शब्द होते हैं, तो शब्द एक बार जो लिखा गया वो स्थायित्व बनाए रखता है, हमेशा के लिए रह सकता है, रखा जा सकता है। हम अखबार हो, पत्र पत्रिकाएं हों या पुस्तकें हों जो छप के आ गई हैं, तो हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं, शब्दों को देख सकते हैं। तो
तो यह शब्दों का स्थायित्व इसमें बना रहता है। पढ़ने का कोई निश्चित कर्म नहीं होता। नंबर 2 कि हम अखबार को या पत्र पत्रिका को या किताब को पहले पृष्ठ से शुरू करें पढ़ना, या बीच में से पढ़ना शुरू करें, या लास्ट में पढ़ना शुरू करें, कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं। इसका कोई निश्चित कर्म नहीं होता। तो ये अपने हाथ में है, हम कैसे भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो एक ये विशेषता है। अगली विशेषता है लिखित भाषा का विस्तार। देखिए बच्चों, आप सब जानते होंगे भाषा मुख्य से 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक तीसरी भी होती है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन मुख्य 2 ही हैं, लिखित और मौखिक। तो मुद्रित माध्यम के द्वारा लिखित भाषा का विस्तार होता है। जब हम लिखते हैं तो इसमें भाषा लिखते समय व्याकरण, वर्तनी और शब्दों का उपयुक्त इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भाषा का विस्तार होता है। अगली विशेषता है चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम। जो मुद्रित माध्यम है वो हमारे चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होता है। कोई भी खबर या कोई भी समाचार हमने पढ़ा, या किताब या पत्रिका में से कोई अंश हमने पढ़ा, तो हम उस पर रुक करके पढ़ते हुए चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपना विश्लेषण कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो ये केवल मुद्रित माध्यम में ही संभव है कि हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ हम रुक करके उसको पढ़ते हुए विराम दे करके चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कुछ मुद्रित माध्यम की विशेषताएं थी। तो जहाँ इनकी विशेषताएं हैं वहाँ कुछ कमियां भी हैं। तो मुद्रित माध्यम की कमियां या सीमाएं क्या है? पहला तो है निरक्षरों के लिए अनुपयोगी। अनपढ़, जो बेचारे अनपढ़ हैं, ग्रामीण देहात इलाकों में रहते हैं, मजदूरी तबका, खेतों में काम करने वाले या इधर उधर कार्य करने वाले, तो उनके लिए ये बेकार चीज़ है, क्योंकि जब उनको पढ़ना ही नहीं आता तो वो इनको नहीं पढ़ सकते, उनके लिए अनुपयोगी है। जबकि रेडियो में वो सुन सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मुद्रित माध्यम उनके लिए अनुपयोगी। दूसरा, पाठकों की रुचि के साथ साथ भाषा ज्ञान, शैक्षिक ज्ञान और उनकी योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम जिसके लिए लिख रहे हैं, जो हमारे पाठक हैं, उनको किस तरह की भाषा का ज्ञान है, कैसी उनकी शैक्षिक योग्यता है और अन्य योग्यताएं कैसी हैं उनकी, किस तरह का समाचार या किस तरह का लेख उनको अच्छा लगता है, कैसी चीज़ पढ़ने के लिए उनकी रुचि है। तो इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक कठिन कार्य है कि हर किसी पाठक की रुचि या हर किसी पाठक की योग्यता के अनुसार लिखा जाए, ऐसा संभव नहीं होता। अगली कमियां हैं या सीमाएं हैं, तुरंत घटी हुई घटनाओं को संचालित नहीं किया जा सकता। जैसे रेडियो या टीवी पर कोई घटना घटती है तो संवाददाता या पत्रकार वहाँ होते हैं और वो तुरंत उस खबर को प्रचारित, संचालित कर सकते हैं, लेकिन अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में ऐसा नहीं हो सकता। एक निश्चित अवधि होती है कि इतने समय तक अपने क्षेत्रों से संवाददाता या पत्रकार जानकारियाँ, समाचार, रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कार्यालय में यानी ऑफिस में जहाँ ये अखबार या पत्रिकाएँ छपती हैं वहाँ भेजा जाता है। फिर समय के अनुसार उसको छापा जाता है, फिर तब जा कर के वो हमारे हाथों में आता है। तो तुरंत घटी घटनाओं को हम इसमें संचारित नहीं कर सकते। अगला है समय सीमा की पाबंदी। वही जैसे ऊपर बात थी, यहाँ भी वही है कि इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जिसको हम डेडलाइन कहते हैं। आगे बताऊंगा डेडलाइन।
समय सीमा की भाई इतना समय है आपके पास, इस समय तक उस क्षेत्र की, उस एरिया की खबर कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए, वो तभी अखबार में छप सकती है। और जब वो समय सीमा समाप्त हो गई और उसके बाद कोई खबर आती है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता, उसको स्थान नहीं मिलता, या तो आगे आने वाले समाचारों में मिलेगा या नहीं मिल सकता। तो समय सीमा की पाबंदी होती है, एक निश्चित समय अवधि में ही वह समाचार या रिपोर्ट कार्यालय तक पहुंचेगी और तभी वो मुद्रित हो सकती है, उसको हम छाप सकते हैं। अगली जो है, लेखक को जगह यानी स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, यानी शब्द सीमा। उसको बता दिया जाता है कि भाई आपकी रिपोर्ट इस कॉलम में इस जगह छपनी है, तो उसके लिए ये क्षेत्र है, इतनी जगह है, तो उतनी जगह के लिए ही आपको अपना समाचार, अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो ये है शब्द सीमा, कि अपने शब्दों की सीमा रखें कि ताकि वो उसी जगह में, उसी स्पेस में छप जाए जो उस समाचार या रिपोर्ट के लिए निर्धारित किया गया है। अशुद्धियों में बदलाव की समस्या। जब हम अखबार या पत्र पत्रिका छापते हैं, छपती हैं, तो उसमें कई बार सावधानियां तो बरतते हैं, लेकिन फिर भी अशुद्धियां या गलतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं, तो उसमें फिर आसानी से सुधार नहीं होता। जो छप गया, फिर उसमें परिवर्तन नहीं, भले ही अगले समाचारों में, अगले दिन की उसमें हम अपना नोटिस या टिप्पणी दे सकते हैं कि भाई कल का समाचार था, उसमें ये कमी थी, ये गलतियां रह गई थी, लेकिन वो गलतियां तो रह गई। तो अशुद्धियों में बदलाव की समस्या आती है। रेडियो या टीवी पर समाचार प्रसारित करते समय वहाँ के जो प्रचारक हैं या संवाददाता हैं, तो वो एंकर जिसको हम कहते हैं, जब वो समाचार प्रसारित करते हैं, अगर गलती हो जाती तो वहाँ बीच में ही वो क्षमा मांग लेते हैं और दोबारा से उसको फिर प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में यानी मुद्रण माध्यम में नहीं होता है। तो भाई ये कुछ इसकी सीमाएं थी या कमियां थी, लेकिन इसका अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र, जैसा मैंने बताया, इसका स्थायित्व बना रहता है, पढ़ने लिखने में शब्दों का, भाषा का विस्तार होता है, हम चिंतन, विचार और विश्लेषण कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा माध्यम है। अब संक्षेप में कुछ पूरी बातों को हम यहाँ संक्षेप में कर लेते हैं। मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, मुख्य रूप से जो आपने अब तक पढ़ा उसमें से निकल कर के आई हैं, तो 4 बातें आपके सामने आती हैं। पहला है, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए कि हम जिस क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं और उस क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रचलित है, कौन सी भाषा में लोग बाग बातें करते हैं, कौन सी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, तो उसी भाषा में लिखा जाए। ऐसा करेंगे तो हमारा लिखना सार्थक होगा, पाठक उसको पढ़ सकेंगे। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना जरूरी है, कि जो समय सीमा दे दी गई है उस समय सीमा में वह समाचार कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए। दूसरे, उसके लिए जो जगह निर्धारित की गई है कि ये समाचार या ये रिपोर्ट इस पेज पर, इस स्थान पर छपनी है, तो वह भी, उसका भी पालन करना जरूरी होता है। अगली बात जो निकल कर के आई है, तीसरी, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। कि हमने लिखा और फिर उसको प्रकाशन के लिए जाना है, तो इस बीच उसको हम ठीक से पढ़ कर के देख लें कि कोई गलतियां, कोई अशुद्धियां तो नहीं रह गई हैं। कोशिश करते हैं और उनको फिर दूर करने की कोशिश करते हैं, ये करना भी ज़रूरी होता है। चौथी बात,
लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनाए रखना भी जरूरी है। सहज प्रभाव, सरल, सुंदर और पढ़ने में अच्छा लगे, उसमें तारतम्यता यानी परस्पर मेल मिलाप होना चाहिए कि हम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं पाठकों की रुचि के अनुसार लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, समाचार लिखा है तो कैसा है, वास्तव में वो सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो ये है भाई मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम के लिए लेखन का कुछ बातें जो आपके सामने मैंने रखी। डेडलाइन यानी समय सीमा। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। ऊपर मैंने आया था ना एक शब्द, समय सीमा। समय सीमा की पाबंदी, उसकी कुछ कमियां थी, तो उसको डेडलाइन कहते हैं। तो डेडलाइन की परिभाषा ये है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, देख लीजिए। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें आपको, इसकी विशेषताएं, इसकी कुछ कमियां और इसका जो महत्व है वो आपको लिखना है, याद रखना है और अच्छे से इसको जो मेन चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं, उनको भी नोट करके रखें। जैसे डेडलाइन। दूसरी बात, अखबार यानी कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ। छापे खाने का आविष्कार कहाँ हुआ, भारत में पहला छापाखाना कब खुला। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं, ये आपको नोट करके रखनी है और लिखनी है और याद करके रखनी है। दोबारा सुन लीजिए, 3-4 प्रश्न है मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, डेडलाइन किसे कहती हैं? नंबर 2, भारत में छापे खाने का स्थापना कब और कहाँ हुई। नंबर 3, छापे खाने का आविष्कार कहाँ और किसने किया। और अगला नंबर, मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य अंकित करेंगे। और आगे फिर हम दूसरी वीडियो में दूसरे माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही